आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एपिलेप्सी। वैसे तो बहुत सारे लोगों को एपिलेप्सी के बारे में जानकारी है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको ज़्यादा डिटेल फीचर्स इसके नहीं पता है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि एपिलेप्सी कैसे होती है, किस एज ग्रुप में होती है, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, इसका इलाज क्या है, और फिर उसके बाद हम और प्रिकॉशंस जो केयर गिवर्स के लिए होती है उसके बारे में जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर समीर अरोड़ा। मैं हूं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर मेडसाक एडवांस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स। आज मैं आपके सामने एक ऐसा कॉमन टॉपिक लेके आया हूं जो अगर हम बात करें तो ग्लोबली मतलब करीबन 5 करोड़ जनता एपिलेप्सी से सफ़र कर रही है। तो हम उसी एपिलेप्सी को थोड़ा सा विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। जब हम एपिलेप्सी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को मिथ होता है ये काला जादू की बीमारी है या ये छुआछात से फैलती है। बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं इसके बारे में। तो हम जो अपनी आगे वीडियो है उसमें ये सारी चीज़ें बताएंगे कि इसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि ये दिमाग की बीमारी है जिसमें ब्रेन के अंदर एक तरह की शॉर्ट सर्किटिंग या स्पार्किंग होती है। जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, जो करंट जाता है ब्रेन के अंदर, उसमें अब नॉर्मल स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किटिंग से सडनली बॉडी में झटके आना, शरीर टाइट हो जाना, बेहोशी आ जाना, आंखें ऊपर चढ़ जाना, जीभ कटना, ऐसे लक्षण आते हैं। तो इससे हम डायग्नोस करते हैं, जिसे हम दौरा बोलते हैं। जब हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि दौरा क्या होता है और एपिलेप्सी क्या होती है। अगर एक एपिसोड सीजर का या दौरे का आता है हम उसे एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे से ज़्यादा गैप पे, चाहे वो 1 महीने का गैप हो, चाहे 2 महीने का गैप हो, चाहे साल भर का गैप हो, अगर 2 बार दौरे का एपिसोड आ जाता है तो उसे हम एपिलेप्सी लेबल करते हैं। एपिलेप्सी की जब कारण ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं तो एपिलेप्सी के बहुत सारे कारण मिलते हैं एंड वो एज के हिसाब से वेरी करते हैं। बच्चों में इसके कारण अलग हो सकते हैं, यंग पॉपुलेशन में इसके कारण अलग होते हैं, बुढ़ापे में इसके कारण अलग होते हैं, मिडिल एज में इसके कारण अलग होते हैं। जैसे कि बच्चों में जेनेटिक कारण अक्सर मिलते हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी होती है, या फिर जब बच्चा पैदा होता है कई बार कई बच्चों के ब्रेन को ब्लड सप्लाई एडिक्वेट नहीं मिलती है, बच्चा लेट रोता है तो उसके बाद ब्लड सप्लाई नहीं जाती, तो उससे कई बार बाद की लाइफ में सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम यंग या एडोलेसेंट एज में बात करते हैं तो फ्रीक्वेंटली ब्रेन में जैसे वो इन्फेक्शन, जिसे हम कीड़े वाली इन्फेक्शन बोलते हैं, जो गोभी का कीड़ा जिसे न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं, या ब्रेन में और इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन के अंदर कोई ना कोई गांठें या कोई और चोट की वजह से सीजर्स आ सकते हैं। एल्डरली लोगों में सीजर आने के कारण अक्सर सर पे चोट लगना, या ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर या गांठ होना, या ब्रेन स्ट्रोक आना, इसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं। तो एज के हिसाब से जो सीजर्स के या एपिलेप्सी के कारण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हमने जैसे कि बताया कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, जिसमें जकड़न आना, बेहोशी आना होता है। इसके अलावा कई बार बहुत मिनिमम छोटे छोटे साइंस आते हैं जिसमें ऐसी प्रेजेंटेशन आती है कि सिर्फ बैठे बैठे एक इंसान बिल्कुल सुस्त हो जाता है, एकदम बात नहीं करता है, एकदम रुक जाता है, या छोटे मोटे हल्का मोटा होठ चलाएगा या हाथ ऐसे करेगा, वो भी कई बार सीजर की निशानी होती है। इसलिए उसे डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये आमतौर पे फोकल सीजर्स होते हैं। देखिए, सीजर्स के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है जनरलाइज्ड सीजर और एक होता है फोकल सीजर। फोकल सीजर का मतलब क्या होता है? जब सिर्फ ब्रेन के एक पार्ट में थोड़ी सी स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किटिंग होती है, वो होता है फोकल सीजर। ऐसे सीजर्स में अक्सर पेशेंट को थोड़ा सा हिंट लग जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो अचानक से जैसे ही सीजर शुरू होता है उसमें अपने आप को संभालने की कोशिश करता है या एक चीख निकालता है, और उसके बाद धीरे धीरे एक शरीर जकड़न स्थिति में चला जाता है, और उसके बाद बेहोशी आ जाती है, जीभ कट जाती है, कई बार लैट्रिन पेशाब भी कपड़े में निकल जाता है। दूसरे प्रकार के जो सीजर होते हैं वो जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं। जनरलाइज्ड सीजर्स में पूरे ब्रेन में एक साथ शॉर्ट सर्किटिंग या स्पार्किंग होती है और इंसान को बिल्कुल भनक तक नहीं लगती और अचानक से वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये दोनों चीज़ों का बताना ज़रूरी क्यों है? क्यों जनरलाइज्ड और फोकल को अलग से बताना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सिर्फ फोकल सीजर्स में काम करती हैं, कुछ एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो सिर्फ जनरलाइज में काम करती हैं,
हाँ, कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जो दोनों जनरलाइज्ड और फोकल सीजर्स के लिए काम करती हैं, इसलिए इन दोनों को अलग से इनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि एपिलेप्सी या सीजर्स का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो नॉर्मली हमें इसकी डायग्नोसिस के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो तो एक होता है ब्रेन का स्कैन। जनरली इसमें हमें एमआरआई ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हम सारे डिटेल स्टडी करके देखते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा अब नॉर्मल लग रहा है। इसके साथ ही हम एक ईईजी नाम का टेस्ट करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी बोलते हैं। जैसे हार्ट की ईसीजी होती है, ऐसे ब्रेन की ईईजी होती है। बाहर से तार लगा के हम ब्रेन के अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कौन से हिस्से से ऐसा करंट छूट रहा है, क्या वो पूरे ब्रेन से एक साथ करंट छूट रहा है या सिर्फ कोई एक ऐसा हिस्सा है जहां से करंट निकल रहा है। उससे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जनरलाइज्ड वाले सीजर्स हैं या ये फोकल वाले सीजर्स हैं। उसके बेस पे हम आगे मरीज के लिए ट्रीटमेंट भी डिसाइड करते हैं। जब हम डायग्नोस कर लेते हैं तो हमारे लिए सवाल आता है कि हम इसको इलाज क्या दें। देखिए, जब हम एपिलेप्सी की बात करते हैं तो एपिलेप्सी का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो दवाइयां हैं, जिसे हम एंटी सीजर मेडिकेशन बोलते हैं या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बोलते हैं। जनरली 70 से 80% केस आमतौर पे एक या दो दवाई से बहुत अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं। बट कुछ एक सीजर केसेस ऐसे होते हैं 20 से 30% जिनमें एक या दो दवाई से कंट्रोल नहीं आता। उनमें हमें हो सकता है मल्टीपल दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़े, हो सकता है दवाइयों के बावजूद वो कंट्रोल ना आए। अगर हमने दो दवाइयों को एटलीस्ट 1 साल तक ट्राई किया और उसके बाद भी हमें देखा कि सीजर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ऐसे केसेस को हम ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं। हमारे पास ऐसे केसेस के लिए आगे के लिए सर्जिकल ऑप्शंस भी रहते हैं, जिसमें हम वो अबनॉर्मल हिस्से को इवेल्युएट करते हैं, वर्कअप करते हैं, कौन सा हिस्सा अब नॉर्मली करंट छोड़ रहा है, तो उसको पार्ट को क्या हम निकाल सकते हैं। या फिर एक थोड़ा सा कम इन्वेसिव मेथड होता है वेगल नर्व स्टिमुलेशन, जिसमें एक मशीन इम्प्लांट कर दी जाती है बॉडी में और वहां से वो करंट भेजता है, जिससे कि सीजर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये जो तरीके हैं सर्जिकल ऑप्शन, ये ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सिस के लिए यूज किए जाते हैं। बट जो हमारे 70 से 80% केसेस हैं जिनमें हम सिर्फ दवाइयों से दौरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में बहुत सारे मल्टीपल दवाइयां रहती हैं। पेशेंट टू पेशेंट बेस पे हमें डिसाइड करना होता है कि इस पेशेंट के लिए कौन सी दवाई बेटर सूट करेगी। किसी दूसरे हो सकता है किसी दूसरे पेशेंट में अलग दवाई सूट करे। खास करके हमें ध्यान रखना होता है कि फीमेल पेशेंट्स हैं, जैसे जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, रिसेंटली मैरिड हैं, या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, ऐसे केसेस के लिए हमें बहुत सिलेक्टेड मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका ना तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट माँ पे आए, ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे पे आए। तो हमें इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं। क्योंकि जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का जो कोर्स होता है वो थोड़ा लंबा चलता है। जनरली जब हम बात करते हैं कितना लंबा चलता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितना टाइम दवाई चलेगी। तो हमें उनको बताना होता है कि बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम बच्चों में मिनिमम 3 साल के आसपास दवाई चलाते हैं। यही हम जब एडल्ट्स की बात करते हैं तो उसमें हम 3 से 5 साल तक दवाई चलाते हैं। उसके बाद हम रिव्यू करते हैं, ईईजी करके देखते हैं कि अगर उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिख रही है तो हम प्लान कर सकते हैं कि धीरे धीरे कम कम करते 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 हम उन दवाइयों को बंद कर सकें। बट हमें एक चीज़ ये भी समझनी है कि कई बार ऐसे कारण भी निकल के आते हैं जिसमें हमें लंबे समय दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं, और ऐसे कारण बहुत अनकॉमन नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने 3 साल दवाई दे दी, उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने दवाई बंद करी, दवाई बंद करने के बाद फिर से सीजर आ गया। तो ऐसे केसेस में लॉन्ग टर्म दवाइयों का प्रयोग करना पड़ सकता है। दवाइयाँ लेते लेते क्या हमें और प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, ऐसा फ्रीक्वेंटली सवाल पूछते हैं लोग। जी हाँ, बिल्कुल लेनी होती हैं। क्या प्रिकॉशंस लेनी है? सबसे पहले जो दवाइयों का टाइम है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। सुबह का टाइम फिक्स कर दिया, शाम का टाइम फिक्स कर दिया, दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर शुड बी नो ड्रग डिफॉल्ट। दूसरा पॉइंट, नींद पूरी रहनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेस नहीं लेना।
कुछ और एक प्रिकॉशंस हैं जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स को फॉलो करनी होती हैं, जिसमें हम जनरली उनको एडवाइस करते हैं कि वो गाड़ी वगैरह ना ड्राइव करें, वो स्विमिंग वगैरह या कोई ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ ना करें, क्योंकि ऐसे इवेंट अगर कोई उस समय स्विमिंग करते टाइम या ऐसा इवेंट हो जाता है तो जान के लिए खतरा भी बन सकता है। जब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो केयर गिवर्स को पर्टिकुलरली समझना चाहिए पेशेंट की केयर के तौर पे, अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जो एपिलेप्सी से पीड़ित है तो उसके लिए आपको क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, या जब कभी सीजर आ जाता है तब क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो मैं पहले तो थोड़े से कुछ मिथ्स को बस्ट करना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसा माना जाता है कि एपिलेप्सी एक कंटेजियस बीमारी है, यानी कि फैलती है, छूने से फैलती है, या ऐसा बोला जाता है कि एपिलेप्सी एक काला जादू से होती है, किसी ने जादू टोना कर दिया इसलिए ये मरीज ऐसे कर रहा है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका काला जादू से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कंटेजियस, एपिलेप्सी बिल्कुल भी कंटेजियस डिजीज नहीं है। रादर आपको ये चीज़ समझनी है कि जिस समय अगर किसी मरीज को दौरा आ रहा है उस समय उसको आपकी ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। आप उससे दूर भागें, आपको उसके पास जाना और उसको संभालना है, क्योंकि ये छूने से फैलेगी नहीं, लेकिन आपके ढंग से केयर करने से वो मरीज को कम से कम चोट लगेगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब हम बात करते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेनी है जब सीजर आता है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि पेशेंट के आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो। पेशेंट को एक बार ज़मीन पे लिटा दिए एक साइड करवट करके, जब उसको सीजर आ रहा है, जब सीजर आ रहा है एक साइड करवट करके उसके सर के नीचे कोई कंबल या तकिया या जैकेट रख दी। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको खुद से उसकी मूवमेंट्स को, जो झटके आ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो अपने आप आमतौर पे आधे से 1 मिनट 1.5 मिनट में रुक जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि 2 मिनट तक वो झटके नहीं रुकते हैं तो आप एक नेजल स्प्रे आता है मिडाजोलाम का, वो स्प्रे पेशेंट के नाक में स्प्रे कर सकते हो। उसकी डोज पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। वो घर में एक फिक्स जगह है वहाँ पे रखा होना चाहिए। वो एक रिजर्व के तौर पे ही यूज करना है जब कभी 2 मिनट से लंबा दौरा आता है तो। अदरवाइज ज्यादातर दौरे आधे मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट में अपने आप रुक जाते हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। पर एक चीज ध्यान देना, उस समय आपने पेशेंट के मुंह में कुछ भी डालने का कोशिश नहीं करना है, जैसे कि चम्मच, कपड़ा, जो कि फ्रीक्वेंटली लोग करने की कोशिश करते हैं, वो चीज नहीं करनी है। ना ही पेशेंट के मुंह में कोई पानी या कोई ऐसी खाने की चीज डालनी है। आपको वेट करना है। कई बार ऐसा होता है जब ये झटके आते हैं उसके बाद 2-4 मिनट, 5 मिनट, हो सकता है 10-15 मिनट पेशेंट थोड़ा सा सुस्त रहे झटके बंद होने के बाद, इसे हम पोस्ट इक्टल स्टेट बोलते हैं। तो वो झटके बंद होने के बाद जब पेशेंट पूरी तरह से होश में आ जाता है उसके बाद ही उसके मुंह में कोई भी पानी या कोई खाने की चीज डालें। जब वो अभी सुस्त वाली स्थिति में है उस समय अगर आप कुछ भी उसके मुंह में डालते हैं तो चांस ये हो सकता है कि शायद उसके फेफड़े में चली जाए। इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब कभी आपके सामने, आपके नज़दीकी किसी मरीज़ को ऐसा एपिलेप्सी का या सीजर का अटैक आता है तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत बार कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घरों में कारपेट्स बिछा के रखते हैं। कारपेट्स बिछाने से या घर में कोई भी टेबल्स के एंड को नुकीला नहीं रहने देते, उससे क्या होता है कि कभी पेशेंट को अगर सीजर आता भी है तो उसे कम से कम हानि होती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, सीजर आएगा, पेशेंट सीधा गिर जाएगा नीचे, सर पे चोट लगेगी और किसी पार्ट पे चोट लगेगी जो बाद में उसके लिए और ज़्यादा मुसीबत वाली बन सकती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम जब बात करते हैं एपिलेप्सी को क्योर करने की, या तो हम बोलते हैं क्योरेबल नहीं है पर ट्रीटेबल है। एपिलेप्सी ज़्यादातर केसेस में ट्रीटेबल होती है। ये चीज़ बहुत बार ऐसा होता है जब हम बात करते हैं खास करके गांव में, तो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। शहर में शायद ये प्रोपोर्शन थोड़ा कम है, लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, बट गांव में कई बार लोग इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये दवाइयों वाला बीमारी है ही नहीं है। तो मैं ये वीडियो के ज़रिए ये चीज़ उनमें जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ कि एपिलेप्सी को हम दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं और कुछ प्रिकॉशंस और लेनी होती हैं जिससे वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि एपिलेप्सी का जो मरीज़ है वो सिर्फ दौरे के टाइम पे अब नॉर्मल रहता है,
उसके अलावा ज़्यादातर केसेस में वो बिल्कुल नॉर्मल अपना काम कर रहा है। बाहर से देख के आप किसी मरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसको दौरा है, इसको दौरा नहीं है। आपको बाहर से देख के बहुत सारे मरीज पता ही नहीं चलेगा कि ये कोई एपिलेप्सी की दवाई खा रहा है या ये कोई एपिलेप्सी का मरीज है। तो वो सिर्फ एपिलेप्सी के अटैक या सीजर अटैक के टाइम पे अब नॉर्मल होता है और उस समय उसे हमारी बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो मैं यही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा मरीज़ है जो एपिलेप्सी का है तो उसका ध्यान रखिए। एंड जैसे अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हो तो उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे। अगर आप अपने कोई भी नज़दीकी नियर एंड डियर वंस के लिए एपिलेप्सी के लिए इलाज खोज रहे हैं और कोई भी किसी तरह की इंक्वायरी है या कुछ है तो आप हमसे ये नीचे लिखे नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं या हमें फिजिकली यहाँ पे आके हमारे सेंटर पे दिखा सकते हैं। हम गुड़गांव में बख्तावर चौक पे मेडस्टार्क एडवांस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स पे एक स्पेशलाइज्ड एपिलेप्सी सेंटर रन करते हैं, तो आप यहाँ पे आके हमें दिखा सकते हैं।